नमस्कार। कार्यक्रम खबर दुनिया की में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलम शर्मा। दुनिया भर से अंतर्राष्ट्रीय जगत की हलचल से जुड़ी तमाम अहम खबरें लेकर हम हाजिर हैं। अगले आधे घंटे में बात होगी विश्व भर में सुर्खियां बटोर रही राजनीतिक गहमा गहमी की, कूटनीतिक दाव पेचों की और सामाजिक उथल पुथल की। लेकिन सबसे पहले शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों के साथ। युद्ध विराम के बीच अमेरिकी हमले में 62 सीरियाई सैनिकों की मौत, अमेरिका ने जताया खेद। रूस ने बुलाई संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपात बैठक। युद्ध विराम के कई दिन बाद भी राहत बचाव का है इंतजार। विश्व के अलग अलग इलाकों में प्रदर्शन के बाद बलूचियों ने संयुक्त राष्ट्र संघ के दरवाजे पर दी दस्तक। पाकिस्तानी सेना के जुल्म और सितम से दुनिया को कराया रूबरू। अमेरिका के मैनहट्टन की एक बिल्डिंग में धमाके में 29 से ज्यादा लोग घायल। मिनीसोटा के मॉल में संदिग्ध ने 8 लोगों को चाकू से गोदा, हमलावर ढेर। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने डेमोक्रेटिक उम्मीदवार हिलरी क्लिंटन पर फिर कसा तंज की। सुरक्षा कर्मियों से हथियार वापस लिए जाने की मांग। ताजा सर्वेक्षण में हिलरी ट्रंप का फासला हुआ कम। यूरोपीय संघ को अधिक मजबूत बनाने के लिए जल्द तैयार होगी योजना। नई योजना में अवैध प्रवासियों को रोकना प्रतिबद्धता में शामिल। तो आइए शुरुआत करते हैं पहले एशिया से, जहां सीरिया में युद्ध विराम के बावजूद कई जगह हमले हुए हैं। अमेरिका के नेतृत्व वाले गठबंधन ने स्वीकार किया है कि उनके विमानों ने उत्तर पूर्वी सीरिया में हमले किए हैं, जिनमें 62 सीरियाई सैनिकों की मौत हो गई है। इस पर अमेरिका ने खेद जताया है। रूस का कहना है कि इससे युद्ध विराम कमजोर हुआ है और आईएस के जिहादियों को आगे बढ़ने का मौका मिला है। रूस ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपात बैठक बुलाई है। यूएन की 71वीं बैठक से ठीक पहले यूएन मुख्यालय पर बलूचियों का पाकिस्तान की तानाशाही नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन हुआ। उन्होंने पाकिस्तान पर गंभीर मानवाधिकार उल्लंघन के आरोप लगाए। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के स्वाधीनता दिवस के मौके पर बलूचिस्तान का मुद्दा उठाया तो पाकिस्तान का विरोध होना शुरू हो गया। संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय के सामने सड़क पर पड़ी रंग बिरंगी गुड़ियां, लाल रंग से रंगा गुड़ियों का चेहरा। बलूची प्रदर्शनकारी इन्हें प्रतीक के तौर पर पेश कर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे ही पाकिस्तान की तानाशाही और दमनकारी नीतियों के चलते उनके मासूम बच्चों के चेहरे खून से लथपथ हो रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान है कि उनकी आवाज को सुनने को तैयार नहीं। अपने दर्द और पीड़ा से दुनिया को रूबरू कराने के लिए बलूचियों ने अब पाकिस्तान के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र के दरवाजे पर दस्तक दी है। प्रदर्शनकारियों ने संयुक्त राष्ट्र से मदद की गुहार लगाई है। संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा की 71वीं बैठक से पहले बलूचियों के लिए संघर्ष कर रही पार्टी फ्री बलूचिस्तान मूवमेंट ने एक प्रेस रिलीज जारी कर कहा है कि 1948 में बलूचिस्तान पर अवैध कब्जे के बाद करीब 5000 लोगों का कत्ल किया जा चुका है, जबकि लगभग 20,000 लोगों का अपहरण कर उन्हें जेल में ठूंस दिया गया, जिन पर तरह तरह के जुल्म ढाए जा रही हैं। ये प्रदर्शन करने से पहले भी बलूचिस्तान की आजादी के समर्थकों ने दुनिया के कई हिस्सों में अपनी आवाज बुलंद की है। पाकिस्तानी दमन के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में भी बलूच कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया था। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की स्वाधीनता दिवस के अवसर पर बलूचिस्तान का मुद्दा उठाया तो पाकिस्तान का विरोध होना शुरू हुआ। दक्षिण कोरिया के बुसान में प्रदर्शन के बाद जर्मनी के म्यूनिक और लंदन ने भी ऐसे ही नजारे देखे और अब संयुक्त राष्ट्र की महासभा की बैठक के दौरान होने वाले इस प्रदर्शन से बलूचिस्तान समर्थकों को उम्मीद जगी है कि उनके मुद्दे पर अब दुनिया गंभीरता से ध्यान देगी। इजराइल और अमेरिका के बीच अब तक का सबसे बड़ा सैन्य समझौता हुआ है। नया समझौता 2019 से लागू होगा। अब तक के इतिहास में अमेरिका द्वारा किसी देश को दी जाने वाली ये सबसे बड़ी सहायता राशि है। राष्ट्रपति बराक ओबामा और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच तल्खी के बावजूद दोनों देशों के बीच नए सैन्य सहायता समझौते पर सहमति बन गई है। इसके तहत इजराइल को 10 सालों के लिए 38 अरब डॉलर की सैन्य मदद दी जाएगी। अब तक के इतिहास में अमेरिका द्वारा किसी देश को दी जाने वाली यह सबसे बड़ी सहायता राशि है। नया समझौता साल 2019 से लागू होगा।
इजराइल को फिलहाल 2007 में हुए समझौते के तहत 30 अरब डॉलर की आर्थिक मदद मिल रही है। इसकी मियाद 2018 में खत्म होगी। समझौते के मुताबिक इजराइल अब अमेरिका से अतिरिक्त पैकेज की मांग नहीं करेगा। इजराइल सहायता राशि को अमेरिका निर्मित हथियारों पर ही खर्च कर सकेगा। नए आर्थिक सहयोग समझौते को अंजाम तक पहुंचाने के लिए दोनों देशों के बीच पिछले 10 महीनों से बातचीत चल रही थी। ईरान के साथ परमाणु समझौता और फिलिस्तीन के प्रति नरमी से इजराइल अमेरिका से नाराज चल रहा था। द्विपक्षीय संबंधों पर भी इसका असर दिखाई देने लगा था। इजराइल अपने परंपरागत प्रतिद्वंदी तेहरान के साथ किसी भी तरह के समझौते का विरोध करता रहा है। बाद में इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने आगामी अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ संबंध सुधारने के बजाय ओबामा सरकार के साथ ही द्विपक्षीय रिश्तों को दुरुस्त करने का निर्णय लिया। इजराइल को मिलने वाली आर्थिक मदद में देरी को लेकर विपक्षी रिपब्लिकन पार्टी हमलावर रही है। इजराइल एक ऐसा छोटा सा देश है, लेकिन तकनीकी रूप से पूरी तरह दक्षता हासिल है। इसके पास दुनिया में चौथे नंबर की वायुसेना है, जो किसी भी दुश्मन को पल भर में तहस नहस करने की क्षमता रखती है। इजराइल दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जो एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम से लैस है। इजराइल की ओर जाने वाली हर मिसाइल रास्ते में ही दम तोड़ देती है। ऐसे में अमेरिका की इस भारी भरकम मदद से इजराइल के लड़ाकू विमान, सेना और मिसाइल रक्षा प्रणाली को नया आयाम मिलने की उम्मीद है। चीन के फुजियान प्रांत से टकराए इस साल के दुनिया के सबसे शक्तिशाली तूफान मेरांती से 1 दर्जन से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, 50 से ज्यादा घायल हुए हैं और कई लापता भी हैं। चीनी मीडिया के मुताबिक 1949 में रिकॉर्ड किए जाने के बाद से ये दुनिया का सबसे शक्तिशाली तूफान है। तूफान से 3,31,000 लोगों को विस्थापित होना पड़ा। अब दूसरे तूफान मालाकस का खतरा भी मंडरा रहा है। ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने तंजानिया के निकट मिले विमान का पंख मलेशिया की लापता विमान बोइंग 777 के होने की पुष्टि की है। 8 मार्च 2014 को समुद्र में समाई मलेशियाई फ्लाइट MH370 का ये पहला बड़ा मलबा है। इसमें 239 लोग सवार थे। अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया उत्तर कोरिया के परमाणु परीक्षण के बाद से उसके विरुद्ध सुरक्षा परिषद में प्रस्ताव लाकर नया प्रतिबंध लगाने की मांग कर रहे हैं। उत्तर कोरिया की ओर से किए गए 5वें परमाणु परीक्षण के बाद चीन ने नाराजगी जाहिर की थी, लेकिन उसने उत्तर कोरिया पर लगाए गए कड़े प्रतिबंधों के विषय पर अपना रुख अस्पष्ट रखा है। जहां एक तरफ 5वें सफल परमाणु परीक्षण के बाद उत्तर कोरिया विशेष जश्न का आयोजन कर रहा था, वहीं अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया प्रायद्वीप में उपजे नए तनाव का मुंह तोड़ जवाब देने का हल तलाश रहे थे। इन तीनों मुल्कों ने साथ मिलकर नए प्रतिबंध लगाने की बात कही तो चीन ने उस पर ऐतराज जता दिया। चीन ने साफ किया कि वो उत्तर कोरिया पर प्रतिबंध और कड़े करने का पक्षधर नहीं है। इससे पहले परीक्षण का जवाब देने के लिए अमेरिका ने बम वर्षक भेजकर प्योंगयांग को अपनी ताकत दिखाई। 2 सुपरसोनिक B-1 लांसर बम वर्षकों ने दक्षिण कोरिया के ओसान एयरबेस के ऊपर कम ऊंचाई से उड़ान भरी। ये क्षेत्र उत्तर कोरिया की सीमा से महज 77 किलोमीटर दूर है। इससे भड़के उत्तर कोरिया ने परमाणु हमले की चेतावनी दी, तो वहीं चीन अमेरिका को संयम बरतने की सलाह दे रहा है। हम लोग वो सब कुछ करने को तैयार हैं जो उन पर प्रभाव डाल सके। मेरे हिसाब से चीन ने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है। वर्तमान समय में हम लोग उम्मीद करते हैं कि सभी पक्ष ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे इस क्षेत्र में तनाव फैले। इस बीच दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्रालय के सूत्रों का दावा है कि उत्तर कोरिया अगले परीक्षण की तैयारी कर रहा है। सैटेलाइट फोटो बता रहे हैं कि पुंगेरी परीक्षण स्थल पर गतिविधियां बढ़ी हुई हैं। उत्तर कोरिया ने यहां पर एक सुरंग बनाई हुई है जिसमें वो अपने बम का परीक्षण करता है। पुंगेरी में ही उत्तर कोरिया ने अपना चौथा और 5वां परमाणु परीक्षण किया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर कोरिया लगातार परमाणु जखीरे को बढ़ा रहा है। खबरों के मुताबिक इस वर्ष के अंत तक उसके पास करीब 20 परमाणु बम बनाने के लिए पर्याप्त सामग्री मौजूद हो जाएगी। उत्तर कोरिया के परमाणु कार्यक्रम पर निगाह रखने वाले विशेषज्ञ सेगफ्रिड हैकर का दावा है कि 32 से 54 किलोग्राम तक प्लूटोनियम स्टॉक में है। हालांकि उन्होंने ये साफ किया कि वो ये नहीं जानते कि उत्तर कोरिया के पास कितने आधुनिक परमाणु हथियार होंगे। उत्तर कोरिया परमाणु बम से पड़ोसी देशों को डरा रहा है, तो वहीं अमेरिका के मैनहट्टन में बम धमाकों से लोग सहम गए हैं।
अमेरिका का मैनहट्टन एक बड़े बम धमाके से दहल उठा। इस धमाके में 29 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। धमाका इम्प्रोवाइज्ड डिवाइस के माध्यम से किया गया है, जिसे कचरे के डिब्बे में छिपा कर रखा गया था। ब्लास्ट एसोसिएटेड ब्लाइंड हाउसिंग फैसिलिटी के बाहर हुआ, जहां नेत्रहीन लोगों की देखभाल की जाती है। पुलिस ने इमारत के आसपास की 2 अन्य इमारतों को भी तुरंत खाली करवाते हुए सभी घायलों को अस्पतालों में पहुंचाया। उधर शनिवार को मिनेसोटा के मॉल में संदिग्ध ने 8 लोगों को चाकू से गोद दिया। बाद में पुलिस ने हमलावर को मार गिराया। डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर विवादों में आ गए हैं। ट्रंप ने फिर से हिलरी पर तंज कसते हुए कहा कि हिलरी बंदूकें नहीं चाहती तो सबसे पहले उनके सुरक्षा कर्मियों को हटाने से शुरुआत करनी चाहिए। उनसे हथियार वापस ले लेने चाहिए और उन्हें खाली हाथ हिलरी की सुरक्षा करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हिलरी की सोच खतरनाक है, वो लोगों की सुरक्षा को खतरे में डालना चाहती हैं। राष्ट्रपति पद के रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने तेजी से उभरते हुए अपने और प्रतिद्वंद्वी हिलरी क्लिंटन की लोकप्रियता के बीच के अंतर को कम करके मुकाबले को लगभग बराबरी की स्थिति में ला दिया है। ये जानकारी एक हालिया चुनाव सर्वेक्षण में सामने आई है। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव जैसे जैसे करीब आते जा रहे हैं, मुकाबला वैसे ही दिलचस्प होता जा रहा है। चुनावी सर्वेक्षणों और कयासों का दौर जारी है। इस दौड़ में खुशियां इस बार रिपब्लिकन के पाले में आती दिखाई दे रही है। रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने तेजी से उभरते हुए अपने डेमोक्रेटिक प्रतिद्वंदी हिलरी क्लिंटन की लोकप्रियता के बीच के अंतर कम करके मुकाबले को लगभग बराबरी पर ला दिया है। फॉक्स न्यूज के ताजा सर्वेक्षण में हिलरी अब ट्रंप से सिर्फ 1% आगे हैं। 4 स्तरीय मतदान में हिलरी को 41%, जबकि ट्रंप को 40% मतदान मिला है। ओहायो जैसे महत्वपूर्ण राज्य में कराए गए एक अन्य सर्वेक्षण में ट्रंप को हिलरी के 41% के मुकाबले 46% मत मिले हैं। यानी ट्रंप एक छोटे अंतर से ही सही, लेकिन हिलरी क्लिंटन से आगे हैं। वहीं एक दूसरे सर्वेक्षण में फ्लोरिडा में ट्रंप हिलरी के बीच मुकाबले 3% मतों से आगे दिख रहे हैं। इन दोनों राज्यों में हिलरी अभी तक आगे चल रही थी। चुनाव विश्लेषकों के मुताबिक इन दोनों प्रांतों के नतीजे दोनों उम्मीदवारों में से किसी के भी पक्ष में राष्ट्रपति चुनाव का पलड़ा भारी कर सकते हैं। सर्वेक्षणों के नतीजों से उत्साहित ट्रंप ने एक बार फिर हिलरी पर जमकर निशाना साधा है। हम अमरीकियों को अवसर, खुशहाली और सुरक्षा देने का वादा करते हैं। हम लोग क्यूबा के उन लोगों के साथ हमेशा खड़े रहेंगे जो वामपंथ का विरोध करते आए हैं। वहीं बीमारी के कारण थोड़े समय तक प्रचार से दूर रही हिलरी क्लिंटन ने अपनी अगली योजनाओं की घोषणा करते हुए नए उत्साह और ऊर्जा के साथ चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है। उधर उनकी बीमारी के दौरान ओबामा भी उनके साथ खड़े दिखे। मैं आपके बीच अपने को पाकर काफी उत्साहित हूँ। मैं उत्साहित इसलिए भी हूँ क्योंकि मैंने दोबारा चुनाव शुरू कर दिया है। दुनिया जानती है कि मैं खराब मौसम की वजह से थोड़ी बीमार हो गई थी। मैं चाहता हूं कि हिलरी अमेरिका की अगली राष्ट्रपति बने। ट्रंप के रोज दिए बयानों से लगता है कि वो राष्ट्रपति बनने के लायक नहीं है। अमेरिका के राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए डेमोक्रेटिक उम्मीदवार हिलरी के प्रचार मुहिम पर उस समय उनके स्वास्थ्य संबंधी सूचना जारी करने का दबाव बढ़ गया जब वो रविवार को 9/11 हमलों के पीड़ितों की स्मृति सभा में बीमार पड़ गई थी और ये पता चला था कि वो निमोनिया से पीड़ित हैं। वेनेजुएला में गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन में आतंकवाद के खिलाफ सभी सदस्य देशों ने कड़ा रुख अपनाने की अपील की। भारत सहित सभी देशों ने आतंकवाद से लड़ने के लिए ठोस कार्रवाई की जरूरत पर बल दिया। विकीलीक्स के संस्थापक जूलियन असांज को 2010 के एक बलात्कार के मामले में गिरफ्तार करने का आदेश जारी किया है। असांज ने अदालत में अपने ऊपर लगे आरोपों को नकारते हुए कोर्ट से मामला रद्द करने की अपील की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। असांज 2012 से लंदन के इक्वाडोर के दूतावास में हैं और वहां स्वीडन में अपने प्रत्यर्पण से बचना चाहते हैं। ब्राजील सरकार ने सर्वाधिक लोकप्रिय नेताओं में शुमार पूर्व राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा, उनकी पत्नी और 6 अन्य के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला दर्ज करने का आदेश दिया। ये मामला पेट्रोबॉक्स रिश्वतखोरी मामले में दर्ज किया गया है। लूला 2003 से 2010 तक ब्राजील के राष्ट्रपति रहे। ब्राजील में भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम ने पकड़ा जोर, तो वहीं EU को मजबूत बनाने की सदस्य देशों ने छेड़ी मुहिम।
ब्रिटेन के ईयू छोड़ने के बाद हुए इस पहले प्रमुख ईयू शिखर सम्मेलन में फ्रांस के राष्ट्रपति ओलांद ने कहा कि इस बैठक ने साबित कर दिया है कि ब्रिटेन के जनमत संग्रह के नतीजे के बाद यूरोपीय संघ आगे बढ़ सकता है। वहीं जर्मनी की चांसलर एंगेला मर्केल ने कहा कि ईयू के सदस्य देशों को ये दिखाना होगा कि वो सुरक्षा, रक्षा सहयोग और अर्थव्यवस्था में बेहतर हो सकते हैं। ब्रिटेन के यूरोपीय संघ से निकलने के बाद पहली बार स्लोवाकिया में सदस्य देशों की हुई बैठक में संघ को और अधिक मजबूत बनाने की एक योजना बनाने पर सहमति बनी। ब्रिटेन के यूरोपीय संघ से बाहर निकलने के बाद पैदा हुई गंभीर स्थिति से निपटने की कोशिश की जाएगी। 6 महीने में तैयार होने वाली इस योजना में अवैध प्रवासियों को रोकना प्रतिबद्धता में शामिल है। हमने तय किया है कि प्रवासी संकट को हमें मिलकर सुलझाना होगा, साथ ही शरण चाहने वालों के अधिकारों का सम्मान करना होगा। जर्मनी ने कहा कि नई योजना में सुरक्षा के मुद्दे पर सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। चांसलर एंगेला मर्केल ने कहा कि ईयू के सदस्य देशों को यह दिखाना होगा कि वो सुरक्षा, रक्षा सहयोग और अर्थव्यवस्था में बेहतर हो सकते हैं। अवैध प्रवासियों को रोका जाए। अगर ये संभव नहीं है तो कम से कम इसे काफी हद तक घटाया जाए। हम लड़ाई की असल वजह को दूर करना चाहते हैं। यूरोपीय संघ परिषद के अध्यक्ष डोनाल्ड टस्क ने सम्मेलन में चर्चा की गई नई योजना के उद्देश्यों की रूपरेखा सामने रखी। उन्होंने कहा कि सदस्य देशों के हितों से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। शेंगेन की संधि को लागू करने के लिए हम बाहरी सीमाओं पर पूर्ण नियंत्रण को सुनिश्चित करेंगे। हालांकि हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ओरबान का कहना है कि शिखर सम्मेलन अप्रवासन के मुद्दे को सुलझाने में नाकाम रहा है। यूरोपीय देशों में पहुंचने वाले प्रवासियों की बाढ़ को रोकने के लिए यूरोपीय संघ की प्रतिक्रिया सदस्यों के बीच सबसे कठिन मुद्दों में से एक है। अफगानिस्तान, मध्य पूर्व और अफ्रीकी देशों से आने वाले प्रवासियों के संकट से यूरोप जूझ रहा है। ब्रिटेन के ईयू छोड़ने के बाद हुए इस पहले प्रमुख शिखर सम्मेलन में कहा गया कि बैठक ने साबित कर दिया है कि ब्रिटेन के जनमत संग्रह के नतीजे के बाद यूरोपीय संघ आगे बढ़ सकता है। लिहाजा बेहतर आर्थिक भविष्य के लिए एकल बाजार को मजबूत बनाने और निवेश बढ़ाने के उपायों पर जोर दिया जाएगा। रूस में संसदीय चुनाव के लिए मतदान संपन्न हो गया। कुल 450 सीटों के लिए वोट डाले गए। चुनाव ऐसे समय में हुआ है जब हाल के कुछ वर्षों में रूस में कई तरह के बदलाव हुए हैं। पहली बार क्रीमिया के लोगों ने भी इस चुनाव में हिस्सा लिया। चुनाव में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की वफादार पार्टियों का वर्चस्व बने रहने की संभावना है। सोमालिया में 1991 में शुरू हुए हिंसा के दौर के बाद पहले क्षेत्रीय अफ्रीकी प्रमुखों की बैठक का आयोजन राजधानी सोमाली में हुआ। IGAD की एक दिवसीय बैठक के मद्देनजर सड़कों पर यातायात को रोक दिया गया। बैठक में सोमालिया में होने वाले राष्ट्रपति और संसदीय चुनाव और दक्षिणी सूडान में जुलाई से छिड़ी हिंसा पर चर्चा हुई। शपथ ग्रहण को विपक्ष द्वारा कानूनी तौर पर रुकवाने के प्रयास किए जाने के बावजूद आखिरकार एडगार लुंगू ने जाम्बिया के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ले ली। सुप्रीम कोर्ट ने विपक्ष द्वारा चुनाव में लगाई गई भारी धांधली के आरोपों को खारिज कर दिया है। जनवरी में एक कानून पास हुआ था कि जिसके मुताबिक अगर किसी ने चुनावी नतीजों को अदालत में चुनौती दी है तो चुनाव में जीतने वाला व्यक्ति शपथ नहीं ले सकता। झूला झूलते बच्चे और नए कपड़ों में ईद की तैयारी करते लोग। ये ईद सीरिया के लिए एक नया सवेरा लेकर आई। हिंसा से तबाह इस देश ने 5 साल से ज्यादा समय के बाद शांति देखी। ना तो सैन्य विमानों का कोई शोर सुनाई पड़ा और ना ही विद्रोहियों की गोलीबारी का। संघर्ष विराम के बाद लोगों ने वहां ईद मनाई। कई साल बाद ईद खास थी। मंगलवार को सूरज की किरणें नया सवेरा लेकर आई थी। फिजा में शांति छाई हुई थी। शायद 5 सालों में पहली बार वहां के लोग ऐसी शांति देख रहे थे। ना तो लड़ाकू विमानों की गड़गड़ाहट थी, ना ही गोलीबारी की आवाज़ और ना ही बारूदों की दुर्गंध। हर तरफ ईद की खुशियां बिखरी हुई थी। जंग से कराहते लोग खुशी के इस लम्हे को अपने दामन में समेट लेना चाहते थे। इस युद्ध विराम का फायदा उठाते हुए बच्चों ने झूले झूलकर ईद की खुशियां बांटी तो बड़ों ने गले मिलकर एक दूसरे को कुर्बानी के मकसद को याद दिलाया। मौके का फायदा संयुक्त राष्ट्र ने भी उठाया।
युद्ध विराम के लागू होते ही संयुक्त राष्ट्र ने सीरिया में मानवीय मदद पहुंचानी शुरू कर दी। तुर्की की सीमा से करीब 20 ट्रक उत्तरी सीरिया में दाखिल हुए, लेकिन हजारों बूढ़े, जवान, बच्चों को अब भी मदद का इंतजार है। संघर्ष विराम को लेकर अमेरिका और रूस के बीच कुछ दिन पहले सहमति बनी थी। 48 घंटे तक प्रभावी रहने पर इसकी मियाद बढ़ती जाएगी। इसके बाद सरकार और विद्रोहियों के बीच राजनीतिक हस्तांतरण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। अगले महीने बातचीत के शुरू होने की उम्मीद है। हालांकि पहले के तजुर्बों के मद्देनजर इस संघर्ष विराम पर भी संशय के बादल मंडराते दिखाई दे रहे हैं। इस बीच रूस ने कहा है कि अमेरिका विद्रोही गुटों को समर्थन न देने से आनाकानी कर रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि फरवरी में हुए संघर्ष विराम की तरह ही ये भी दोनों पक्षों के स्वार्थ का भेंट न चढ़ जाए। इस बीच कुछ छिटपुट घटनाएं जरूर हुई हैं, लेकिन कोई हताहत नहीं हुआ है, जो खून से लथपथ सीरिया के करोड़ों बाशिंदों को आशान्वित करती हैं कि शायद इस बार उनका भविष्य जरूर बदलेगा। उन पर जंग के जुनूनियों को दया आ जाएगी। मासूम और बेकसूर लोगों को अपनी जड़ों को अलविदा नहीं कहना पड़ेगा। खबर दुनिया की कार्यक्रम के आज के अंक में बस इतना ही। आप अपने सुझाव और अपनी प्रतिक्रियाएं हमें ज़रूर ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है khabarduniaki@gmail.com। और चलते चलते हम आपको छोड़ जाते हैं श्रीलंका में आयोजित सालाना पराहेरा परेड की कुछ रोचक झलकियों के साथ। आप इन दृश्यों का मजा लीजिए और हमारी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए।